सेल और परचेज में जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो जरूरी होता है कि कुछ लोग हमारे से क्रेडिट का बेनिफिट मांगते हैं कि थोड़ा टाइम दे दो पेमेंट के लिए, और कुछ लोगों से हम भी मांगते हैं, ठीक है। तो डेटर्स वो होते हैं जिनको हम अलाउ करते हैं कि आप कुछ पेमेंट बाद में दे देना। क्रेडिटर वो होते हैं जो हमें अलाउ करते हैं। दोनों में टाइम गैप है, मतलब डेट ऑफ ट्रांजैक्शन और डेट ऑफ पेमेंट में टाइम गैप है। सो अब जब हमने डेटर्स लेने हैं, डेटर्स वो हैं जिनको हमने या तो गुड्स बेची हैं या हमने सर्विसेज दी हैं, उसके बेस पर हमने उनको पेमेंट अभी थोड़ा टाइम दे दिया कि हाँ थोड़े टाइम के बाद आप कर सकते हो। तो उसमें उसके लिए हमें कलेक्शन करनी पड़ेगी, तो हमारे पास चांसेस हैं कि कलेक्शन आएगी या नहीं आएगी। उस बेस पे हम अपने डेटर्स को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। ये आपका एमसीक्यू बनता है कि आप डेटर्स को 3 कैटेगरी में बांटते हो, गुड डेट, डाउटफुल डेट एंड बैड डेट। तो गुड डेट वो होते हैं जहां पर हमारे पास कोई चांस नहीं है कि हमारा इसमें से 1 रुपया भी कटेगा। खासकर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ज्यादातर पैसे आ ही जाते हैं, तो रहता क्या है कि हमारे को 100% श्योर है कि ये पैसा तो आएगा ही आएगा, इसमें से 1 पैसा भी नहीं कटेगा। तो जो पैसा 100% सिक्योर है आपका, उसके लिए आपको कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, और वो आपके गुड डेट है। अब आता है डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट वो होते हैं जो फाइनल अकाउंट्स जब हम बना रहे हैं अपने, उस टाइम तक हमें डाउट होता है कि इसमें से कुछ पैसा आएगा या नहीं आएगा। कंफर्मेशन कुछ नहीं है। देखो 2 चीजें हैं, एक तो बैड है, तब तक आपको कंफर्मेशन आ गई, मैं पहले बैड बता देती हूँ। जो अनकलेक्टेबल है, अनरिकवरेबल है, हमें पता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये बंदा नहीं देगा पैसा, एक भी पैसा इसमें से नहीं आने वाला, चाहे वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया या कुछ भी हो गया। तो जो 100% बैड डेट है, या इंसॉल्वेंसी के केस में कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि 100 में से तुम्हें 60% मिलेंगे, तो हमें पता है 40 बिल्कुल मिलने नहीं वाले, और 60 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 60 हमारे गुड हो गए, 40 हमारे बैड हो गए, ठीक है। तो ना तो हमें गुड के लिए प्रोविजन बनाने की जरूरत है, ना बैड के लिए प्रोविजन बनाना है। बैड के लिए प्रोविजन क्यों नहीं बनाना, क्योंकि उन सबको राइट ऑफ कर देंगे बैड को, तो हम साथ के साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देंगे करंट ईयर में, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग यही कहता है कि इस साल का लॉस इसी साल में आप डाल दो। अब आते हैं डाउटफुल के लिए। अब ना तो हमें उसको राइट ऑफ कर सकते हैं, ना हम उसको 100% गुड कर सकते हैं। तो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे मैचिंग प्रिंसिपल को पूरा करने के लिए हम एक एंटीसिपेशन लगाते हैं कि हाँ इसमें से इतना % लॉस हो सकता है, बाकी आ जाएगा। तो उस एजम्पशन के बेस पे आप प्रोविजन बनाते हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। बैड डेट जो है आपके, क्योंकि वो नुकसान है, लॉस है, प्रॉफिट और लॉस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये चारों हमारे नॉमिनल अकाउंट है। तो बैड डेट भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि वो लॉस है तो वो डेबिट होता है। एंट्री हम करते हैं बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, और फिर बैड डेट को प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में डाल के खत्म कर देते हैं। लेकिन ये फिर एमसीक्यू बन रहा है कि बैड डेट की एंट्री आप क्या प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हो, क्या प्रोविजन में डालते हो, क्या सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हो। तो हम कहीं भी डाल सकते हैं। अगर तो हमने प्रोविजन बनाया हुआ है पिछले साल का, तो हम बैड डेट की एंट्री प्रोविजन में डालते हैं, और अगर नहीं बनाया हुआ तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में भी डल सकती है, प्रोविजन में भी डल सकती है, एज द केस में भी, जैसे हमारी अकाउंटिंग हम कर रहे हैं वैसे ही होगा। क्लियर है ये चीज। तो पेपर में कई बार ये आ जाए कि बैड डेट को कहाँ लिखना है, तो आप लिखाओ नहीं जी वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा, प्रोविजन में थोड़ी ना जाएगा। तो वो नहीं करना है, दोनों में से कहीं भी आ सकता है। क्लियर। हाँ जी। यस मैम। ठीक है, अब गुंजन आगे आप पढ़िए। मैं भी तेरे इतना ही खड़े क्या करूंगी, मैं भी तेरी कोई बात नहीं मननी है। Provision for doubtful debts. The amount charged against the profit by an entity to provide for the possible collection loss from customers is known as provision for doubtful debts. Provision for doubtful debts account is a credit balance account, and it reflected in the balance sheet by way of deduction from the balance of debtors or account receivable.
The accounting for bad debts and provision for doubtful debts is as under. In the first देखिए year. चलो मैं एंट्रीज बता देती हूँ, आगे आप पढ़ना गुंजन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वो ये कह रहा है द अमाउंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो भी प्रोविजन हम बनाएंगे वो कहाँ से लेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस से। कोई भी प्रोविजन बनता है तो प्रॉफिट एंड लॉस से ही बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में हम लिखते हैं प्रोविजन फॉर पॉसिबल कलेक्शन लॉस। किस चीज का प्रोविजन बना रहे हैं कि हाँ क्या पॉसिबिलिटी है कि हमें इतने पैसे कम मिलेंगे फ्रॉम द कस्टमर, इज नोन एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमेशा क्रेडिट होता है और डेबिट हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, और प्रोविजन को हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम कहाँ दिखाएंगे? डेटर्स में से, जैसे लेस करते हैं बैड डेट, उसके बाद हम प्रोविजन लेस करेंगे। पहले तो आपकी प्रेजेंटेशन हमेशा याद रखना, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए पेपर में, और जिस तरह से आपके प्रैक्टिकल बुक में किए हुए हैं ना, आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे प्रैक्टिस? कल भी कहा था मैंने, किसी ने मुझे पीडीएफ नहीं भेजी अभी तक अपनी बना के। तो बेटा सारे क्वेश्चंस करने हैं और क्वेश्चंस की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। अगर आप अच्छी प्रेजेंटेशन करोगे तभी आपके मार्क्स में इजाफा होगा। द अकाउंटिंग फॉर बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज एन अंडर। जब पहले साल हम बैड डेट करते हैं, क्योंकि पहले साल तो कोई प्रोविजन हो ही नहीं सकता। जब आपने फर्स्ट ईयर बिजनेस स्टार्ट किया तो प्रोविजन तो हमेशा पिछले साल बनता है ना। तो पहले साल आपके जितने भी बैड डेट हुए सारे के सारे आप डेटर्स में क्रेडिट कर दोगे। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ठीक है। डेटर्स कम हो जाएंगे और बैड डेट्स हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो जाएंगे। फिर हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। लेकिन अब हमने ये तो वो वाले बैड डेट हमने ट्रांसफर किए जो हमने इस साल बनाए। अब अगले साल के लिए हमें प्रोविजन भी बनाना है, तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर में आए, फिर हमारे बैड डेट हुए, पहली एंट्री सेम आएगी बैड डेट टू डेटर्स। फिर अभी हमने ऊपर जो मैंने आपको स्ट्रेस देके कहा था कि जो बैड डेट होते हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी लिख सकते हैं और प्रोविजन में भी लिख सकते हैं। तो पहले साल हमने प्रॉफिट एंड लॉस में से राइट ऑफ कर दिया उसको, क्योंकि हमारे पास प्रोविजन था नहीं। अगले साल हम इसको प्रोविजन से करेंगे। देखो बैड डेट टू सन्ड्री डेटर एंड प्रॉफिट एंड लॉस टू बैड डेट, या फिर इसने प्रॉफिट एंड लॉस से उठाया। प्रोविजन जो है हम फिर क्या करेंगे, जो हमारा ओपनिंग प्रोविजन था उसमें से, मान लो मेरे पास ओपनिंग में 1000 का प्रोविजन था, ठीक है, और एंड में मेरे को मेरे डेटर्स के हिसाब से मुझे प्रोविजन बनाना है 1500 का। तो मैं क्या करूंगी, बताएगा कोई आप में से? गुंजन आप बताएंगे? हाँ जी गुंजन। यस मैम। अगर आपके पास ओपनिंग प्रोविजन 1000 का है और एट द एंड ऑफ द ईयर आपका प्रोविजन 1500 का बन रहा है, तो आप क्या करोगे? मैम प्रोविजन को इंक्रीज करेंगे 500 से। हाँ जी, तो प्रॉफिट एंड लॉस से बिल्कुल ठीक बताया आपने। प्रॉफिट एंड लॉस में हम 500 और डाल देंगे और 1000 पिछला तो हमारे पास है ही है। अगर वो कम हो गया, मान लो 1000 से हमारे पास 800 का रह गया, तो हम प्रोविजन को, वहां पर हमने प्रोविजन को बढ़ाना है 500 और यहाँ प्रोविजन को हम कम कर देंगे 200 से। फिर हम एंट्री करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पर किसी भी एक साल में ये दोनों एंट्रीज नहीं आ सकती, इन दोनों में से कोई एक आएगी, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती है। तो अब जैसे ये नेक्स्ट एग्जांपल है, वो कहते हैं मेसर्स अदुना एंड कंपनी हैड अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। 13,000 का प्रोविजन है उनके पास अपनी बुक्स में 1 अप्रैल 2015 को। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। बेटा इस 15 को ना 22 कर लेना, ठीक है। आपकी बुक्स में कहीं कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, क्योंकि कुछ सिलेबस पुराना उठा के डाला होता है और उसमें वो ईयर चेंज नहीं करते, क्योंकि 15 और 23 का कोई कंपैरिजन नहीं है। 22 कर लो इसको। 1 अप्रैल 2022 को आपके पास 13,000 का प्रोविजन है। 31 मार्च 2023 को अगले साल आपने 8500 का प्रोविजन बना, 8500 प्रूव्ड इररिकवरेबल। प्रूव्ड इररिकवरेबल का क्या मतलब हुआ?
That's हाँ, तो 8500 हमारे बैड डेट हो गए. It was desired to maintain a provision for doubtful debt, bad debt, sorry, at 5% on debtors, or debt which stood at 3,90,000 before writing off bad debt. अब आप में से मुझे कोई बताएगा इसकी एंट्री क्या कैसे कैलकुलेशन करेंगे? वॉलंटियर है कोई आप में से खुद से बताने के लिए? हाँ जी मैम, जो डेटर्स का अमाउंट है 3,90,000, हाँ, इसमें से जो बैड डेट्स जो प्रूव्ड इरिकवरेबल हो गए, प्रूव्ड बैड हो गए हैं, लाइक 8,500, इसको माइनस करेंगे. बिल्कुल ठीक है, फिर उसके ऊपर हम 5% की प्रोविजन क्रिएट करेंगे. बिल्कुल ठीक है. देखिए मैं शेयर कर रही हूँ, आप लोग देखेंगे जरा. हमारे पास डेटर्स हैं 3,90,000 के. 3,90,000. अभी हमने कहा था कि बैड डेट्स पे प्रोविजन नहीं बनना है. ये बैड डेट्स लेस करने से पहले हैं. आप क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ लेना. नो डाउट चाहे बुक्स में से क्वेश्चन आता है, पर कई बारी कोई मेरे जैसा स्ट्रिक्ट एग्जामिनर हो ना, तो वो यहाँ बिफोर की जगह आफ्टर लिख देगा. तो आफ्टर का मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी लेस किया हुआ है. अब बिफोर लिखा हुआ है, सिर्फ बिफोर और आफ्टर एक वर्ड क्वेश्चन को चेंज कर देगा आपके. अब बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेट है, इसका मतलब हमें पहले 8500 के बैड डेट लेस करने हैं. ठीक है, क्योंकि ये तो बैड ही है, बैड के ऊपर प्रोविजन बनाने की हमें जरूरत नहीं है. दिस माइनस दिस, ये बन गया. अब इसके ऊपर मुझे प्रोविजन बनाना है, क्लोजिंग प्रोविजन. अभी मैंने आपको बताया था, इसको हम क्लोजिंग प्रोविजन बोलेंगे या प्रोविजन एज ऑन 31 मार्च 2023. 5% वो आपको कह रहा है, तो ये 5% बनेगा आपका 3,81,500 के ऊपर. इसका 5% 0.05 जिसको हम लिखेंगे, ये प्रोविजन आपका बन गया 19,075 रुपए का. और ओपनिंग प्रोविजन क्या है हमारे पास? 13,000 का. हमारे पास ओपनिंग प्रोविजन जो है 13,000 का है. तो अब अब हमारा क्योंकि प्रोविजन बढ़ रहा है, तो पहले तो हम इसका एंट्री करेंगे, ये डिफरेंस निकालेंगे. 6,075, इसकी एंट्री क्या होगी? गुंजन आप बताइए, आप पढ़ रहे थे. गुंजन क्या एंट्री करेंगे इसकी? मैम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 6,075. वेरी गुड. क्योंकि हमने 6,7500 से 75 से इंक्रीज करना है, तो वही एंट्री आएगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. तो इसने कहा क्या है, पहले क्वेश्चन में हमें ये भी पढ़ लेना चाहिए कि पेपर में वो पूछ रहा है जर्नल और लेजर, और हम बना रहे हैं जर्नल. ये हमें कह रहा है प्रिपेयर प्रोविजन फॉर बैड डेट डाउटफुल डेट अकाउंट. बैड डेट अकाउंट बनाने को कह रहा है, तो हमें एंट्री उसने नहीं पूछी है, तो हमें सिर्फ अकाउंट ही बनाना है. तो अकाउंट बनाने के लिए हम क्या लेंगे? सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, और प्रोविजन का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है. पहले तो आपका ये फॉर्मेट बिल्कुल ठीक होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे लिखना है आपने. बुक्स ऑफ मेजर्स अदुना एंड कंपनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट क्रेडिट, एक एक चीज आपकी फॉर्मेट के नंबर होते हैं आपके पेपर में. मैं आपको बार बार कह रही हूँ, फॉर्मेट प्रॉपर ठीक से बनाना है, बहुत सुंदर बनाना है. जैसे आप शादी में जाते हो, पार्टी में जाते हो, तो तैयार होके जाते हो, जैसे घर में बैठे होते हो वैसे उठ के नहीं चले जाते. तो वैसे ही आपने पेपर जैसे घर में प्रैक्टिस करते हो वैसे नहीं करना है, पेपर में बहुत सुंदर बना के उसको दिखाना है. अब बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है वो 13,000 हमारा ओपनिंग है. ठीक है, अब हमने बैड डेट जो हमारे हुए, इसने एंट्री प्रोविजन से की है. हमने एंट्री की थी बैड डेट टू डेटर, इसने एंट्री की है बैड डेट प्रोविजन फॉर. पहले हमने क्या किया? बैड डेट टू डेटर, फिर हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस टू बैड डेट.
या फिर हम करते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट टू बैड डेट। ज्यादातर जब प्रोविजन बना होता है तो बैड डेट को हम प्रोविजन से ही उठाते हैं। तो टू बैड डेट हमने प्रोविजन कर लिया 8500। बात वही है, जाना इसने भी प्रॉफिट एंड लॉस में है। अब बैलेंस हमें चाहिए 1905, तो प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रोविजन। अब बेटा जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रोविजन बोला ना 6075, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। सिर्फ गलती कहाँ पर, मतलब जो चेंजेस आई हैं वो क्या आई हैं, इसने बैड डेट को यहाँ डाल दिया। अब आप 6075 में अगर 8500 को भी जोड़ दोगे प्लस 85, अगर हम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते इसको, तो फिर ये कितना हो जाएगा, टोटल करो इस दोनों को फ्रिज में, तो ये आपका 14,575 आ गया। यू गॉट दैट पॉइंट। इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है कि हम तो एंट्री 6075 की करे थे, इसने 14,000 की करी है। अगर हम बैड डेट को प्रॉफिट एंड लॉस में डालते तो हम एंट्री क्या करते, देखो मैं यहाँ ये लिखती हूँ, एक बार ध्यान से देखना। एक मैं ये कहती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 8500 बैड डेट्स, ठीक है। ये आपकी एंट्री बन गई, ठीक है। और दूसरी एंट्री हमने क्या की, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है। यहां पर हम एंट्री डालेंगे 6075 एंड 6075। ये समझ आ गया आपको? हाँ जी बच्चा, समझ आया ये एंट्री आप सबको? यस मैम। अब मैं इस एंट्री को दूसरे तरीके से करती हूँ, ये भी ठीक है, हमने ये करी है जो अभी मेरे को गुंजन ने एंट्री बताई कि प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, तो गुंजन ने ये वाली एंट्री बताई है, ठीक है। अब इसने क्या करी है, जब भी जो अभी हमने पढ़ा भी था कि हम किसी भी तरह से कर सकते हैं एंट्री, तो यहाँ पर इन्होंने किया, यहाँ पर जब हमने प्रोविजन बनाया होता है ना, तो हम उसमें ये एंट्री करते हैं। देखो जो हमारे बैड डेट होते हैं वो हम प्रोविजन से उठा लेते हैं। इसने यहां पर कर दिया प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट, ठीक है, टू बैड डेट, और देन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। अब यहां पर हमने ये तो लेना ही था प्रॉफिट एंड लॉस में, प्लस जो हमने 8500 के बैड डेट रिकवर किए हैं हमने वो भी लेने हैं। अल्टीमेटली इफेक्ट वही आएगा कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस 14,000 क्या था हमारा, अभी एक मिनट, अल्टीमेटली हमारा इम्पैक्ट ये आएगा कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है 14,575 से डेबिट होगा, चाहे आप एंट्री किसी भी तरह से करो। समझ आई ये बात या नहीं आई? देखो ये दोनों ठीक हैं, आपको मैं बता रही हूँ, जरूरत हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये दोनों एंट्रीज ठीक है, हमने ऐसे करी है, बुक वाले ने ऐसे करी है, और वैसे आपको अगर प्रोविजन दिया हो तो आपको इस तरह से ही एंट्री करनी चाहिए जो सेकंड मेथड है। समझ आया आपको? यस मैम। तो आप किसी भी तरह से इसको कर सकते हो। इज इट ओके? अब अगला क्वेश्चन है आपका 18, एग्जाम्पल भी ऐसे ही है। आप अब इसने इसमें क्या कहा है, एंट्रीज भी करनी है आपने, लेजर भी बनाने हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में भी आपने वो चीज दिखानी है। तो आपको क्या करना है, पहले लेजर बनानी है।
लेजर के बाद जर्नल बनानी है, जर्नल के बाद प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे दिखाना है हमने, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट, ऐड न्यू प्रोविजन, ऐड बैड डेट, लेस ओल्ड प्रोविजन। ये ना फॉर्मेट याद कर लो, समझ आई, ये ना लिख के याद कर लो। मैं फिर से बता रही हूँ, लिख के याद कर लो। आप एक वर्किंग नोट बनाओगे प्रोविजन का, ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट, ऐड प्रोविजन फॉर डाउट बैड डेट, प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपका बनेगा उसमें आपका फॉर्मेट बनेगा ओपनिंग प्रोविजन प्लस फर्दर बैड डेट। ये जो बैड डेट आएंगे, देखो मैं आपको यहाँ लिखती हूँ, इसको देख के आप नोट करके याद कर लो। और यही आपको हमेशा पहले फॉर्मेट लिखना है, फिर एंट्रियां करनी है उसमें उठा के। तो जब भी हमें प्रोविजन दिया होता है तो हम इस तरह से करते हैं। यहाँ पर 2 की जगह मैं लिखूंगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे इसमें ओल्ड प्रोविजन, यहाँ पर हम लिखेंगे ओल्ड प्रोविजन, ठीक है, प्लस यहाँ आएगा बैड डेट्स। बैड डेट्स के फिर 2 पार्ट होंगे आपके, कौन कौन से, एक आपके दिए होते हैं कहाँ पर, ट्रायल बैलेंस में, और दूसरे आपके दिए होते हैं एडजस्टमेंट में, जिसको हम फर्दर बैड डेट्स भी बोलते हैं। ये कहाँ दिए होते हैं फर्दर बैड डेट्स, एडजस्टमेंट, ठीक है। दोनों को आपने ऐड करना है, तीनों को ऐड कर देना है। ओल्ड प्रोविजन, इसमें इसमें ये 3 ऐड कर देनी है आपने चीजें, और लेस क्या करना है, अडेप्टर। एक मिनट, ओल्ड प्रोविजन लेस करते हैं, न्यू प्रोविजन ऐड करना है ऊपर, न्यू प्रोविजन, ओल्ड नीचे आएगा, लेस ओल्ड करते हैं, पुराना करते हैं हम, लेस ओल्ड, ठीक है, समझ आ गई। और अगर पहले ओल्ड लेना है, मान लो जो मैं आपको पहले एंट्री कर पा रही थी कि पहले मैं ओल्ड ले रही थी, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ, ऐड को लेस करेंगे, लेस को ऐड कर देंगे, अपोजिट हो जाएगा जैसे हम रिकॉन्सिलेशन में करते हैं। आपने मान लो यहाँ पर ये ले लिया ओल्ड प्रोविजन, अगर आपने ये ले लिया तो इसमें से हम लेस करेंगे, जैसे अभी हमने किया, लेस बैड डेट्स। कौन कौन से करेंगे हम, बैड डेट्स, ट्रायल बैलेंस वाले, फर्दर बैड डेट्स, और ऐड करेंगे हम न्यू प्रोविजन। इस तरह से भी हम कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। अब आपने जो इसमें ध्यान रखना है, अगर इन दोनों तरीकों से आप निकालते हो, अगर तो आपका पॉजिटिव साइड, दोनों चीजों को कैलकुलेशन करके आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव, ये लिख लो चाहे पॉजिटिव आता है, तो आप इसको लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे, ठीक है। और अगर इसका रिजल्ट नेगेटिव आता है, मतलब आपके ओल्ड प्रोविजन ज्यादा हैं, नेगेटिव आता है, अभी हमने ऊपर एंट्री भी पढ़ी थी ना, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर दिया था ना, अगर पिछला ज्यादा था तो, याद है कि नहीं। जैसे मैंने कहा था कि आपका 1000 रुपए अगर 1500 हो गया तो 500 से और डेबिट कर देंगे, और अगर वही 800 हो गया तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, तभी आपका क्वेश्चन हमेशा ठीक होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। तो इस तरह से आपने ये बनाना है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी आपको याद रखना है, सन्ड्री डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट माइनस प्रोविजन, ठीक है। अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है जैसे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करते हैं, सिर्फ फर्क क्या होता है कि जो डिस्काउंट ऑन डेटर होता है वो सिर्फ हम इसलिए बनाते हैं कि हम पैसे जल्दी ले लें, ताकि कैश डिस्काउंट हम अलाउ कर सके। हमने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में पढ़ा है। ट्रेड डिस्काउंट जो अपनी सेल बढ़ाने के लिए होता है,
कैश डिस्काउंट होता है पैसे जल्दी लेने के लिए। तो अब डेटर नहीं दे रहे, हमें लग रहा है, तो फिर हम उसके लिए डिस्काउंट की प्रोविजन कर सकते हैं कि डेटर हमारे से डिस्काउंट मांग सकता है। तो बिल्कुल बैड डेट की तरह ही इसकी एंट्री करनी है आपने, कोई चेंजेस नहीं है। वहां प्रोविजन फॉर बैड डेट था, यहाँ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट लिखना है। सारी लेजर भी वैसे ही बनेगी, सब कुछ वैसे बनेगा। बट एक ध्यान रखना है कि जो इसकी कैलकुलेशन करनी है, जैसे हमने 3,90,000 के डेटर हमें दिए हुए थे, तो उसमें से हमने लेस कर दिया था, ये देखो 3,90,000 में से हमने बैड डेट लेस किया, ये आ गया। फिर हमने प्रोविजन लेस किया, तो जो प्रोविजन, अब क्लोजिंग प्रोविजन 19,000 है ना, तो हम यहाँ पर 19,000 भी लेस करेंगे इसमें से, यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी आपने माइनस करना है। उसके बाद जो बचेगा, अब इसके ऊपर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनेगा। ये बात आपने बस ध्यान रखनी है। गॉट माई पॉइंट? हाँ जी, यस मैम। Yes. और ये फॉर्मेट भी आपका सेम रहेगा, एंट्रियां भी सेम रहेंगी, सिर्फ बैड डेट की जगह डिस्काउंट आ जाएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट की जगह प्रोविजन फॉर डिस्काउंट आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशन में ध्यान रखना है कि जब हमने इसके ऊपर अब डिस्काउंट मान लो 2% है, तो हमने पहले डेटर में से बैड डेट लेस करने हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस के बाहर दिए होंगे। ट्रायल बैलेंस वाले माइनस नहीं करते हैं, यहाँ कौन से आते हैं, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। कौन से आते हैं, जो आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दिए होते हैं, मींस एडजस्टमेंट्स में, एडजस्टमेंट्स। क्लियर? आप कहोगे तो मैं शेयर कर दूंगी एक्सेल सारी जो हम बना रहे हैं। कल मैंने बैंक रिकॉन्सिलेशन की बनाई थी, आज हम इसकी बना रहे हैं। ठीक है, ये मैंने वैसे ही आपको कैलकुलेशन दिखाई थी, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ क्योंकि इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है हमने किस चीज की करी थी। ये चीज डेप्रिसिएशन का था शायद, वो है ना, ये हमने डेप्रिसिएशन का किया था ना, अब तो डिलीट हो गया। इसको भी डिलीट कर देते हैं, ये भी मुझे याद नहीं है किस चीज की बनी हुई है पुरानी। ठीक है, अब बीएस बैंक रिकॉन्सिलेशन और बैड डेट के जो ये नोट्स मैं बना रही हूँ, आई विल शेयर इट द एक्सेल विद यू, ताकि आपके पास एक रहेगा ये फॉर्मेट, तो आपको बिल्कुल ये समझ आ गई कि ये मैंने कैसे बनाया है। अब हमने इसके ऊपर निकालना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, चाहे वो 2% कहता है या जितना भी कहता है, और कुछ भी आपका फर्क नहीं होता है, बाकी सेम कैलकुलेशन है। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. तो देखो, इट इज नीडलेस टू से दैट इफ कस्टमर पे देयर डेट बिफोर द ड्यू डेट दे मे क्लेम डिस्काउंट। अगर वो ड्यू डेट से पहले दे रहे हैं, किसी को आपने 3 महीने का क्रेडिट दिया हुआ था, वो 1 महीने के बाद ही आपको पेमेंट कर रहा है, तो जैसे कल हमने बिल रिसीवेबल में भी रिबेट पड़ी थी, तो कस्टमर कह सकता है भी मुझे डिस्काउंट दे दो, मैं जल्दी पेमेंट कर देता हूँ। That is why it would be prudent to create the separate provision for amount of discount that might be allowed to debtors for prompt settlement. The provision for discount on debtor is made on the basis of past experience. वही सेम है past experience पे और prediction पर। Provision for discount allowed should be calculated on specific rates, जैसे हमने पहले उस पे किया था। Doubtful debt में भी हमने specific rate लिया था, यहाँ भी हम specific rate लेंगे। Debtors becoming bad are deleted from the list of debtors. ये बात आपने याद रखनी है, ये आपका एमसीक्यू भी बनता है। और जो चीजें मैं याद रखने को बोलती हूँ ना, समझो वो आपको लिखनी लिखनी है, पेपर में क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ डेटर्स में से आप पहले बैड डेट लेस करोगे, फिर प्रोविजन बनाओगे। समझ आई आपको? The balance remains in all doubtful debt, hence provision for doubtful debt is maintained on the amount of doubtful debt. When such provision is also deducted, procedure वही है, बस उसको ये लिख रहा है आपके उसमें थ्योरी में, चीज वही है। फिर प्रोविजन भी आपने डेट लेस करना है, तो आपका नेट डेटर आ जाएगा, जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर आपने प्रोविजन बनाना है। एंट्री सेम वही है, देखो फर्स्ट ईयर में बैड डेट की जगह डिस्काउंट आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड टू सन्ड्री डेटर, प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्काउंट। जब प्रोविजन बनाओगे तो प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन। सेकंड ईयर में डिस्काउंट अलाउड टू बैड डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट टू डिस्काउंट अलाउड।
और नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन अगर वो ज्यादा है और लेस है तो प्रोविजन फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। कोई फर्क नहीं है एंट्री में? हाँ जी, सेम एंट्रीज है कि नहीं है? बच्चा बोल तो दो। तो अब देखो, जैसे इसने क्वेश्चन दिया है आपको 5% प्रोविजन बनाना है आपने, 2% डेटर्स के डिस्काउंट पे बनाना है। देखो बैड डेट भी दे रखे हैं आपको दोनों सालों के, डिस्काउंट भी दे रखा है। डेटर क्या है? बिफोर प्रोवाइडिंग बैड डेट एंड डिस्काउंट। ठीक है, प्रोविजन आपको दे रखा है दोनों सालों का, तो आपको वही अकाउंट ही बनाना है, सेम जैसे आपने पहले बनाया था वैसे ही। ओपनिंग बैलेंस आ गया आपका, बैड डेट आ गए, प्रॉफिट एंड लॉस में आपने क्योंकि 5% बनाना है निकाल लोगे, मैंने मेथड आपको बता दिया है, उसी हिसाब से ही आपने निकालना है। ठीक है, फर्स्ट ईयर के आपके डेटर कितने हैं? 60,000 है, इसमें से बैड डेट लेस कर दो 800, कितने बच गए? 800 बैड डेट लेस कर दो, 1200 डिस्काउंट लेस कर दो, तो कितने बच गए? 58,000 बच गए। हाँ जी, 58,000 पे 5% डिस्काउंट बना दिया आपने। और जब सॉरी बैड डेट, जब डिस्काउंट बनाओगे तो 58,000 में से ये प्रोविजन 2900 भी लेस करना है, उसके ऊपर 2%, बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। कर लोगे आप? यस मैम। ठीक है, अब है रिकवरी ऑफ बैड डेट। वी नो हमने एक बार बैड डेट राइट ऑफ कर दिए, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिए, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जैसे भी डाले, चाहे प्रोविजन से डाले चाहे सीधा, जैसे अभी मैंने ये दो मेथड कराए हैं आपको कि एक में हमने डायरेक्ट डाल दिए थे 8500 बैड डेट में, दूसरी जगह हमने उसको प्रोविजन में डाल के फिर डाला प्रॉफिट एंड लॉस में 14,000 इनडायरेक्ट डाले। किसी भी तरह से डाले, हमारे बैड डेट खत्म हो गए, बैड डेट निकल गए, मतलब अब डेटर्स कम हो गए। उसके बाद वो पैसे दे देते हैं, तो हम उनको ये तो बताएंगे कि हमने तो तुम्हें राइट ऑफ कर दिया। कोई पैसे देने आएगा तो आप उसको मना करोगे? हाँ जी, कोई पैसे डूब गए और फिर वो देने आ गया बंदा, तो क्या कहेंगे? भाई हमने तो तेरे राइट ऑफ कर दिए, तुम जाओ ऐश करो। हाँ जी, ले लेंगे ना, पैसे तो ले लेंगे हम, पर उसकी एंट्री क्या बनेगी? वो हमारा प्रॉफिट हो गया, पहले हमने उसको लॉस बनाया था, प्रॉफिट बना लो, सिंपल सी बात है। अब प्रॉफिट में क्या लिखोगे? बैड डेट रिकवरी, कैश डेबिट टू बैड डेट रिकवरी, बैड डेट रिकवरी टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है इसमें किसी को कोई डाउट? नो मैम। तो ये सारी प्रैक्टिस आपने करनी है। आगे है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम डिस्काउंट ऑन डेटर बनाते हैं वैसे ही हमें डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर बनाना है। बैड डेट का प्रोविजन नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है? एक मिनट बेटा, कोई बताएगा आप में से कि क्रेडिटर में बैड डेट का प्रोविजन हम क्यों नहीं बना रहे? हाँ जी, डिस्काउंट का बना रहे हैं, बैड डेट का तो नहीं बना रहे। वहां तो हमने बैड डेट का भी बनाया था, डिस्काउंट का भी बनाया था। हाँ जी, क्योंकि इस बार आपा पैसे पे करने हैं। हाँ, क्योंकि हमने पे करने हैं तो हम कहेंगे हम बैड हैं। हम अपनी बुक्स में दिखा सकते हैं कि हम बैड हैं, हम ये पैसे नहीं देंगे, एंटिसिपेशन कर सकते हैं ये चीज, वो तो हमारी बैड इंटेंशन ही होगी। डिस्काउंट तो हम मांग सकते हैं, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हम बैड हैं, बैड डेट है, बैड क्रेडिटर है, हम बैड क्रेडिटर हैं। कह सकते हो, बंदा काम आपके साथ डील करना बंद कर देगा। आई बात समझ? कभी कोई कहता है कि मैं बैड 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 क्रेडिटर हूँ, बैड पेबल हूँ? हाँ जी, नो मैम। तो इसीलिए हमें बैड क्रेडिटर नहीं बनाना, हमें सिर्फ डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर बनाना है, क्योंकि डिस्काउंट हमारा राइट है। बाय ऑल द बेस्ट। डिस्काउंट हमारा राइट है, प्रोविजन हम डिस्काउंट के लिए बना सकते हैं क्योंकि वो हमारी एंटीसिपेटेड इनकम होती है। हम जिनको पैसे देने हैं उनको कह सकते हैं कि हम आपको टाइम से पहले पैसे दे देते हैं, आप हमें डिस्काउंट दे दो, वो हमारा राइट है। ठीक है, बैड नहीं, हमारा राइट।
तो उस पे भी हम फिक्स परसेंटेज से करते हैं, एंट्री सेम रहेगी, रिवर्स हो जाएगी। उसमें हम एंट्री करते थे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रोविजन, क्योंकि प्रॉफिट जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट या प्रोविजन फॉर बैड डेट था वो हमारा लॉस था, लेकिन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर हमारा एक तरह से एंटीसिपेटेड इनकम है। क्या ये हमारी, ये आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर क्या होता है आपका, दिस इज योर एंटीसिपेटेड इनकम। एक सेकंड बेटा, आ रही हूँ। हाँ जी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीसिपेटेड इनकम। ये वर्ड्स हाईलाइट करके रख लो या अपने नोट्स में लिख के रख लो, ऐसे ऐसे ही आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। सो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर इज अवर एंटीसिपेटेड इनकम, और इनकम हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में जाती है, इसलिए हम लिखेंगे प्रॉफिट फॉर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में उसे डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। वो कहते हैं हाउएवर, अब ये लाइन पढ़ो आप, ये चीज जो मैं आपको बताने वाली थी इसने लिख दिया है कि जब आप प्रोविजन फॉर क्रेडिटर बनाते हो या मेंटेन करते हो, दिस इज ए वायलेशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन और डॉक्ट्राइन ऑफ प्रूडेंस। ये याद रखना, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन जो हमने पढ़ी थी वो क्या कहती थी कि एंटीसिपेट all the losses, make provision for all the losses but don't anticipate any profit। यही है ना हमारी कन्वेंशन या डॉक्ट्राइन ऑफ प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म, यही कहती है ना, मेक प्रोविजन फॉर लॉसेस डोंट एंटीसिपेट एनी प्रॉफिट, यही कहती है ना हमें, है ना। लेकिन फिर भी हम प्रोविजन फॉर क्रेडिटर बनाते हैं और कॉमन फीचर है ये, तो ये कहता है, और ये हमारा एंटीसिपेटेड इनकम है, जबकि वो कहता है एंटीसिपेटेड इनकम करनी नहीं है, बट फिर भी ये हम करते हैं क्योंकि हमें मैचिंग कंसेप्ट को भी फॉलो करना है। अगर हमें इनकम उसका क्रेडिट मिल गया तो वो इनकम इस साल की होनी चाहिए, ना कि अगले साल की। क्लियर हो गई ये चीज? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या है, आपकी एंटीसिपेटेड इनकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि क्या प्रोविजन फॉर क्रेडिटर जो है वो कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन को ठीक फॉलो करता है या डॉक्ट्राइन ऑफ प्रूडेंस को फॉलो करता है? तो आप बोलोगे नहीं, ये उसकी वायलेशन है, बट फिर भी हम बनाते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज? अब नेक्स्ट आता है आपका रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पढ़ने के लिए I would like to invite Raman Gunjan. राजकुमार आप पढ़िए। राजकुमार, आर यू देयर? Yes, ma'am. तो पढ़िए फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज। Read, ma'am. Rectification entries. Rectification entries. Rectification of errors. These entries are passed when errors or mistakes are discovered in accounting records. These entries are also known as correction entries. These entries are also passed in journal proper. In this study note, you were introduced to the reasons why errors could occur and to the fact that while some errors affect trial balance and some errors do not affect it. In this section, we will see in depth how the corrections are made to the wrong entries. When the errors affecting the trial balance are made, the normal practice is to put the difference on to an account called as suspense account. Till the time errors are located, on identification of errors, the one effect goes to the correct account and the other effect to the suspense account. This is done for one-sided errors. Example, if sales book total is wrongly taken but individual customers are correctly debited,
Such error will cause difference in trial balance as only sales account is wrongly credited. In such cases, the rectification entry will be passed through suspense account. In all other cases, the rectification is done by debiting or crediting the correct account head and by crediting or debiting the wrong account head. यस, ठीक है। देखिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हमने क्या करना है कि जब हम एंट्रीज करते हैं, जर्नल करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, हमारे से गलतियां हो जाती हैं। सिर्फ रिकॉर्डिंग के टाइम नहीं, पोस्टिंग के टाइम भी हो जाती हैं, क्लासिफिकेशन के टाइम भी हो जाती हैं। और वो एरर्स जो हैं वो हमें डिस्कवर करनी होती हैं अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, ढूंढनी होती हैं हमने क्या गलतियां करी हैं। These entries are known as correction entries, और जब हम ढूंढ के उनको ठीक करते हैं तो उसको हम करेक्शन एंट्री बोलते हैं। और ये एंट्री कहाँ होती है? ये किसी सब्सिडरी बुक्स में नहीं होती, स्पेशल जर्नल में नहीं होती, ये जर्नल में होती है, जिसको हम जर्नल प्रॉपर बोलते हैं। ये चीजें क्लियर हो गई आपको? इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। इन दिस स्टडी नोट, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसे बना के दे देती हूँ कि जैसे इसने कहा कि सेल बुक में गलती हो गई, रॉन्गली उसको गलत कर दिया मैंने, तो अब उसको ठीक करने के लिए मुझे क्या सेल बुक में एंट्री करनी चाहिए या जर्नल प्रॉपर में करनी चाहिए? तो कुछ बच्चे जो नहीं अच्छे से पढ़ेंगे ऐसा भी लिख देते हैं, क्योंकि वो सेल से रिलेटेड है तो सेल बुक में एंट्री होनी चाहिए। तो आपने नहीं ऐसा करना है, क्योंकि वो रेक्टिफिकेशन एंट्री है। रेक्टिफिकेशन एंट्री सिर्फ जर्नल प्रॉपर में जाएगी। इन दिस स्टडी नोट यू वर इंट्रोड्यूस टू रीजंस। सबसे पहले हमें ये देखना होता है, आपको जो बताया जाएगा कि गलतियां होती क्यों हैं, वाई। आप जब अच्छे से सारी अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो गलती नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी कॉमनली गलतियां लोगों से होती हैं, और वो क्यों होती हैं। जैसे हमने बैंक रिकंसिलिएशन में रीजंस पढ़े, ऐसे ही हम यहाँ भी रीजंस पढ़ेंगे। टू द फैक्ट दैट व्हाइल सम एरर्स अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, सम एरर्स डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। फिर हम गलतियों की दो पार्ट बनाएंगे, दो तरह की गलतियां, the errors which affect the trial balance and the errors which do not affect the trial balance। ये भी याद रखना, दो तरह की गलतियां होती हैं। In this section we will see in depth how the correction are made to the wrong entries when errors affecting trial balance are made। मान लो हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं और हमें अपनी गलतियां नहीं पता चल रही हैं ढूंढने पे भी, तो हमें फाइनल अकाउंट क्लोज करने हैं। तो नॉर्मली प्रैक्टिस ये है कि डिफरेंस को हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। अगर डेबिट ज्यादा है तो डिफरेंस क्रेडिट में डाल देंगे, और क्रेडिट ज्यादा है तो डिफरेंस डेबिट में डाल देंगे। और जो एक स्पेशल अकाउंट खुलेगा इसके लिए, उसको हम सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं। जैसे जैसे हमें ये तब तक रहता है जब तक हमें अपनी गलतियां नहीं पता चलती। जैसे जैसे हमें अपनी गलतियां पता चलती जाती हैं, हम उसको ठीक करते जाते हैं, तो सस्पेंस अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स, एक अफेक्ट जाता है उसके करेक्ट अकाउंट में और दूसरा जाता है सस्पेंस अकाउंट में। दिस इज डन फॉर वन साइडेड एरर, और ये तब होता है जब वन साइडेड एरर होती है। जब टू साइडेड एरर है तो फिर तो दोनों चीजें अकाउंट में जाएंगी। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सस्पेंस में कौन सी एंट्रियां जाती हैं, वन साइडेड एरर जाती हैं या टू साइडेड एरर जाती हैं। देखो, मैंने सेल अकाउंट भी गलत कर दिया और डेटर भी गलत कर दिया, तो वो जब मैं उसको करेक्ट करूंगी तो वो दोनों अकाउंट अफेक्ट होंगे, सस्पेंस अकाउंट अफेक्ट नहीं होगा। सस्पेंस अकाउंट तब अफेक्ट होता है जब वन साइडेड एरर होती है, ठीक है। दिस इज डन फॉर वन साइडेड एरर। फॉर एग्जाम्पल, आपने सेल बुक का टोटल रॉन्ग ले लिया, तो इंडिविजुअल कस्टमर्स में आपने सही एंट्री डाल दी, गलती कहाँ हुई? सिर्फ सेल अकाउंट में। तो सच एरर विल कॉज द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। तो फिर सिर्फ सेल अकाउंट ही हमने ठीक करना है। तो अगर सेल कम हुई है तो हम लिखेंगे सस्पेंस डेबिट टू सेल, और सेल में ज्यादा डाल दिया तो सेल डेबिट टू सस्पेंस। लेकिन अगर सेल की एंट्री ही गलत कर दी तो फिर दोनों साइड गलती है, तो फिर सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। In such cases, rectification entry will be passed through suspense account. In all other cases, डेबिट और क्रेडिट से फर्क पड़ेगा। जो आपने गलत अकाउंट किया उसको ठीक करो। Let us recapitulate the types of errors and why to rectify them in the following table. क्या क्या एरर होती हैं, टाइप ऑफ एरर्स, और उसको कैसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो अभी दो दो तीन तीन एंट्रीज पढ़ेंगे। कुणाल चौधरी, आप 3 एंट्रीज पढ़िए, उसकी टाइप ऑफ एरर भी और रेक्टिफिकेशन भी।
of error of principal, and vice versa. आपकी आवाज नहीं आ रही कुणाल जी, कोई नेटवर्क इशू है? कुणाल, हाँ जी मैम। अब ठीक है, आप पढ़िए। अब ठीक है मैम। हाँ अब ठीक है। स्क्रीन कर रहे हो मैम? स्क्रीन नीचे एरर करूं? ऑफ प्रिंसिपल। नहीं मैम, ठीक है अब। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एंटरिंग रेवेन्यू एक्सपेंस एज कैपिटल एक्सपेंस और वाइस वर्सा, और एंटरिंग रेवेन्यू शिफ्ट एज कैपिटल शिफ्ट और वाइस वर्सा. A journal entry is passed to give correct effect. Error of omission, transaction forgotten to be entered in the books of account. Simply the correct entry is passed. Error of commission, entering to wrong head of account. Debit or credit wrong account head and post it to the correct head. ठीक है, अब पहले Compensating हमें error. बस पहले 3 करते हैं हम। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होती है? प्रिंसिपल क्या होते हैं? रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने पढ़े थे, रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट भी पढ़ी थी। आपने रेवेन्यू को कैपिटल बना दिया या कैपिटल को रेवेन्यू बना दिया, तो आपकी प्रिंसिपल एरर होती है और वो जर्नल एंट्री से ठीक होती है। इसका मैं आपको एग्जांपल भी साथ साथ दे देती हूँ। जैसे हमने कल कहा था, मेरे पास एक मशीन है फैक्ट्री में, मैंने उसको रिपेयर कराया, सर्विस करवाया, ठीक करवाया, और मैंने उसको खर्चे में डाल दिया मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। जबकि मुझे करना क्या चाहिए था? रिपेयर डेबिट टू कैश, क्योंकि मैंने कोई मशीन की एक्सटेंशन नहीं की, उसको सिर्फ रिपेयर ही तो करवाया है। तो रिपेयर हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, मैंने उसको कैपिटल में डाल दिया। अब मैंने कर दिया रिपेयर टू कैश, और करना क्या था? मैंने करना था रिपेयर टू कैश, कर दिया मशीन टू कैश। तो अब कोई आप ही बताओ कुणाल, इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी? मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ अगर आपको डाउट है तो। Payer account debit to machine account. क्या? Payer account debit to machine account. हाँ बिल्कुल ठीक बताया आपने, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, क्योंकि हमें रिपेयर में डेबिट करना है और मशीन में गलत डेबिट कर दिया, उसको क्रेडिट कर देंगे। दूसरी है एरर ऑफ ओमिशन, हम जर्नल करना ही भूल गए, तो उसका तो कोई तरीका नहीं है कि तरीका है जर्नल कर लो। अब इसी को मैं रिपेयर डालना ही भूल गई, तो रिपेयर टू कैश आएगा, और तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना? आगे है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन होती है आपने रोंग हेड में डाल दिया, रोंग हेड ऑफ अकाउंट। जैसे रिपेयर टू कैश करना था, रेंट टू कैश कर दिया, मतलब प्रिंसिपल एरर नहीं है वो भी नॉमिनल अकाउंट ही, लेकिन गलत में डाल दिया। तो अब क्या करेंगे कुणाल? रिपेयर टू कैश को मैंने रेंट, हाँ क्या करोगे? रिपेयर टू रेंट क्या करेंगे हम? To rent. आगे हमारे पास 3 एंट्रीज और पढ़ेंगे। संजीव आप पढ़िए नेक्स्ट 3 एंट्रीज। Compensating errors. More than one error that could compensate effect of each other. Wrong totaling of subsidiary books. इसके रेक्टिफिकेशन भी बताओ साथ। Pass correcting entry. हाँ। Wrong totaling of subsidiary books. As it affects total balance pass through suspense account. ठीक है। Posting on wrong side of an account. Pass an entry with double effect, one to cancel wrong side and other to give effect on correct side. ठीक है। अब देखो पहली आपने कहा कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर क्या होती है कि एक एरर जो है वो दूसरी को कंपनसेट कर रही है। ठीक है, तो अब इसमें कैसे आएगा? मान लो आपने कर दिया रिपेयर टू कैश को आपने कर दिया मशीनरी टू कैश। ठीक है,
और दूसरी जगह आपने कर दिया कि मशीन खरीदी उसको रिपेयर में डाल दिया, ठीक है, तो दोनों जगह गलत हो गई। एक एंट्री को दूसरे ने कॉम्पनसेट कर दिया। तो अब एंट्री क्या करेंगे, उसको ठीक करने के लिए करेक्टिंग एंट्री वो जैसे ही आएगी कंपनसेटिंग एरर की एंट्री मैं आपको वहां समझाऊंगी। आगे है रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। अब रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स का मतलब क्या है, सेल बुक का टोटल मैंने गलत कर दिया। इसका मतलब मैंने डेटर्स तो ठीक लिख दिए लेकिन सेल गलत हो गई मेरी। सेल गलत होने से मेरी ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगी, इट अफेक्ट्स द ट्रायल बैलेंस। तो जब ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगी तो मैं उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल दूंगी और जब मुझे अपनी गलती पता चलेगी मैं उसे ठीक कर दूंगी। अब वो कह रहे पोस्टिंग रॉन्ग साइड ऑफ अकाउंट। अब इसका डबल इफेक्ट आता है, ये बात लिख के रख लो, आपका इसमें से एमसीक्यू आ सकता है, फिर लिख के रख लो। आपने रॉन्ग साइड पोस्टिंग कर दी किसी अकाउंट की, यानी कि से मान लो राम को आपने 500 रुपए से डेबिट करना था, आपने उसको 500 रुपए से क्रेडिट कर दिया, ठीक है। मैंने राम को 500 रुपए से डेबिट करना था, मैंने उसे क्रेडिट कर दिया। अब क्या करूं मैं इसको ठीक करने के लिए, बताएंगे संजीव? इसमें दो एंट्रीज होंगी, एक उसको पहले वाली को कैंसिल करने के लिए, दूसरी करेक्ट एंट्री। हम उसको एक में भी कर सकते हैं, डबल अमाउंट से सिंक कर दो। जैसे आपने उसको कहा राम डेबिट टू, मतलब वो ये कह रहे हैं सिर्फ अकाउंट में गलती हुई है, जर्नल में नहीं गलती हुई। अकाउंट में गलती होने का मतलब पोस्टिंग के टाइम गलती हुआ है आपका, दो एंट्रियां नहीं बनेगी, एक ही बनेगी। जब पोस्टिंग के डबल टाइम अमाउंट गलती होती है, हाँ, जब पोस्टिंग के टाइम गलती हुई तो सिर्फ राम का अकाउंट गलत हुआ, आपका इससे भी ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा, सस्पेंस में एंट्री जाएगी और डबल अमाउंट से जाएगी। अब आपने राम को क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया, 500 रुपए डेबिट वाले क्रेडिट करोगे, 500 जो क्रेडिट करने थे वो करोगे, तो 1000 रुपीज से हम उसको क्रेडिट करेंगे, सस्पेंस डेबिट टू राम 1000 रुपीज। हमेशा ये डबल अमाउंट से आएगी एंट्री। जब आप किसी अकाउंट के रॉन्ग साइड में लिख देते हो पैसे तो उसकी एंट्री डबल अमाउंट से आती है। गॉट इट? यस। नेक्स्ट है सलोनी, आप पढ़िए नेक्स्ट। एक ही रह गई है, मैं ही बता देती हूँ। पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, पास एंट्री विद डिफरेंशियल अमाउंट। आपने रॉन्ग अमाउंट डाल दिया, मेरे को राम ने पैसे दिए 5000 रुपए, मैंने एंट्री करनी थी कैश डेबिट टू राम 5000, मैंने एंट्री कर दी कैश डेबिट टू राम 500। तो अब इसको कैसे ठीक करूं संजीव, आप बताइए। 4500 से एक और एंट्री हो जाएगी, एक और एंट्री कर देंगे डिफरेंशियल अमाउंट से, राम डेबिट टू कैश 4500। और अगर मैंने रिवर्स कर दी, ज्यादा कर दी होती तो फिर रिवर्स एंट्री डाल देते, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारा बॉक्स आप सबने लिख के याद करना है अच्छी तरह से। इस बॉक्स में से आपका क्वेश्चन आ सकता है, टाइप ऑफ एरर्स पूछा जा सकता है और उसको किस तरह से रेक्टिफाई करते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपका आ जाता है तो ये बॉक्स बना दो, आपके फुल मार्क्स पक्के हैं। अब देख लो, आप क्वेश्चन के हिसाब से तैयारी करो तो अच्छी बात है। और जो ये बना हुआ है बॉक्स, अगर आपसे पूछी जाए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तो ये चार्ट बना दो बस, पूरा एक्सप्लेन करना है थोड़ा थोड़ा, मतलब आपको पूरे नंबर तो यहीं से ही मिल जाएंगे लेकिन लिखना तो पड़ेगा ही ना। ऐसे तो है नहीं कि सिर्फ चार्ट बना के छोड़ के आ जाओगे, फिर तो ऐसे लगेगा कि बच्चा स्लिप लेके आया था उसमें से देख के चार्ट बना दिया। पता तो चलना चाहिए एक्सप्लेनेशन भी आती है कि नहीं आपको। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के क्वेश्चन में आपने सेम चार्ट बनाना है और ऐसे ऐसे चार्ट को ना 2-2 3-3 बारी बना के तैयारी किया करो जब तक पूरा अपने आप से बनाना नहीं आ जाता बिना देखे। तो देखिए 3 तरह की रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है आपकी। बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस आपको पता चल गई गलती, एक आपको आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पता चल गई, और एक आपको पता चली फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद अगले साल पता चली। जब बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस आपको पता चल जाती है तो ज्यादातर डबल साइडेड एरर्स भी हो सकती हैं, ये सिंगल साइडेड भी हो सकती हैं। हर एक में डबल साइडेड सिंगल साइडेड। तो देखो कितना आसान है, दिखने में बहुत बड़ा लग रहा था, कितना आसान है कि 3 स्टेप्स हैं, बिफोर प्रिपेयरिंग, आफ्टर प्रिपेयरिंग एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। और तीनों में दोनों तरह की एंट्रीज हैं, डबल साइडेड भी और सिंगल साइडेड भी। तो इसी को हमने एक्सप्लेन करना है। बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, इफ errors are detected before preparing trial balance, the effect of each error should be known as
द एरर आर टू टाइप्स, डबल साइडेड, सिंगल साइडेड। अब डबल साइडेड क्या होता है? द फॉलोइंग प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड फॉर द पर्पस व्हाट वाज द करेक्ट एंट्री। आपको सिर्फ ये ध्यान रखनी है करेक्ट एंट्री क्या है और जो आपने की है रॉन्ग एंट्री वो क्या है, और फिर रेक्टिफिकेशन क्या बनेगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन आता है, आपने बिल्डिंग खरीदी और उसको परचेज में डाल दिया, तो पहला क्या है, हमें करेक्ट एंट्री करनी है। पहले क्या करनी है? करेक्ट एंट्री। बिल्डिंग की एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग टू कैश। फिर आपने जो एंट्री रॉन्ग एंट्री करी वो करनी है, रॉन्ग एंट्री आपने करी परचेजेस टू कैश। अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री, इन दोनों को देखो तो आपका कैश बिल्कुल ठीक है, आपको बिल्डिंग को डेबिट करना है और परचेज को क्रेडिट, तो एंट्री आएगी बिल्डिंग टू परचेज, ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री आ गई। इसमें किसी को डाउट है? हाँ जी, किसी को डाउट है इसमें? सबको है क्या? ठीक है, आगे है आपके पास सिंगल साइडेड एरर। अगर आपको ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले सिंगल साइडेड एरर पता चल जाती है कि मेरा परचेज अकाउंट जो है ओवरकास्ट हो गया 10,000 से, तो आप उसको ठीक कर सकते हो, क्योंकि वो ओवरकास्ट है, ज्यादा है, तो उसको डेबिट में कर दो बाय रॉन्ग पोस्टिंग, और अगर अंडर कास्ट है तो डेबिट में कर दो टू रॉन्ग पोस्टिंग। कुछ भी नहीं करना है आपने, सिर्फ उस अकाउंट में जाके एंट्री कर देनी है, क्योंकि अभी तक आपने ट्रायल बैलेंस बनाई ही नहीं है। ट्रायल बैलेंस नहीं बनाने का मतलब होता है कि हमारे लेजर अभी क्लोज नहीं हुए, क्लोज नहीं हुए तो हम एंट्री डाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। क्लोज होने के बाद एंट्री नहीं डाल सकते। जब आपके पास ट्रायल बैलेंस बन गई उसके बाद भी आपकी सेम आती है, डबल साइडेड एरर आपने सेम ठीक करनी है। सिर्फ सिंगल साइडेड एरर अब आप लेजर में तो जा नहीं सकते। ट्रायल बैलेंस क्लोज करने के लिए अगर आपका टोटल नहीं मिल रहा था तो आपने सस्पेंस में डाल दिया था, तो अब सस्पेंस पे ठीक कर दोगे। इसी एंट्री को आप कैसे ठीक करोगे? सस्पेंस डेबिट टू परचेज। क्या करोगे? सस्पेंस डेबिट टू परचेज। तो अब हमने सस्पेंस अकाउंट के बारे में पढ़ना है, इसको पढ़ेंगे बेअंत कौर। सलोनी आप पढ़िए, अभी बीच में से रह गया था आपका, सस्पेंस अकाउंट के बारे में पढ़िए आप। If the trial balance does not agree, we cannot prepare final accounts. In order to prepare final account, the difference so paired in trial balance is to be passed through suspense. When the errors will be located and rectified, suspense account will automatically be nil or closed. Suspense account will appear in the बेटा balance पास sheet. कुछ मोबाइल वगैरह पड़ा है? मुझे कुछ मोबाइल वगैरह पड़ा है, कुछ चल रहा है, डिस्टरबेंस आ रही है आपके पास। म्यूट कर दो, अनम्यूट कर दो, म्यूट कर दो। देखो वो कहते हैं अभी हमने पहले पढ़ ही लिया कि जब फाइनल अकाउंट बनाने हैं तो ट्रायल बैलेंस मैच करनी पड़ेगी। बहुत कुछ ढूंढने के बाद भी हमें अपनी गलती नहीं पता चल रही है, तो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हम अपने डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। जैसे जैसे हमारी गलतियां पता चलती रहेंगी हम उसे ठीक करते रहेंगे, और वो तब तक होता रहेगा जब तक हमारा सस्पेंस अकाउंट नील नहीं हो जाता। ठीक है, और बैलेंस शीट में भी हम सस्पेंस अकाउंट को दिखाएंगे। अगर हमारा डेबिट है तो डेबिट साइड में, और क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में, मतलब लायबिलिटी साइड में। जैसे अभी हमने परचेज की एंट्री की थी वैसे ये सेल बुक है। सेल बुक आपकी ओवरकास्ट हो गई, यानी सेल ज्यादा हो गई, सेल ज्यादा हो गई तो सेल को डेबिट करोगे कम करने के लिए, तो सेल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट से आप एंट्री कर दोगे। अब कुछ गलतियां होती हैं जो हमें फाइनल अकाउंट बनाने के बाद पता चलती हैं, सेम है वो भी, डबल एंट्री सिस्टम, डबल साइडेड एरर है तो फिर आप डबल साइडेड से एंट्री करोगे। सस्पेंस अकाउंट है तो सस्पेंस अकाउंट से करोगे। रियल एंड पर्सनल अकाउंट आर टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। परचेज अ प्लांट रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, सिंपल है जो हमने ऊपर किया है कि प्लांट डेबिट टू परचेज करेंगे, ठीक है, बिफोर फाइनल अकाउंट से। लेकिन अगर फाइनल अकाउंट के बाद हमें ये चीज पता चली है तो हम अगले साल में परचेज तो डाल नहीं सकते, तो हम करेंगे प्लांट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अगर हमें फाइनल अकाउंट से पहले वो चीज पता चल जाती है तो हम ये वाली एंट्री करेंगे, फाइनल अकाउंट के बाद पता चलती है तो हम दिस एंट्री ये वाली करेंगे। और सिंगल साइडेड एरर को हम सस्पेंस से करेंगे, डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस, और क्योंकि डिस्काउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में लेके जाएंगे। अगर वो फाइन, मतलब सिंपल सी बात है कि अगर ट्रायल बैलेंस से पहले पता, आफ्टर
ट्रायल बैलेंस पता चलती है तो हमने नॉर्मल एंट्री करनी है, और फाइनल अकाउंट के बाद है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट से हमने एंट्री करनी है। तो ये आपकी सारी एरर्स की समरी बन जाती है। एरर ऑफ प्रिंसिपल,